उफ, महंगाई कितनी बढ़ गई है, सेविंग्स तो हो ही नहीं रही। रवि तूने वो कार की ईएमआई चेक की, कितनी बन रही है? पापा ईएमआई थोड़ी ज्यादा है, डाउन पेमेंट थोड़ा और होता तो मंथली बर्डन कम हो जाता, पर अभी हमारे पास एक्स्ट्रा कैश भी नहीं है। अरे कैश कहाँ से आएगा, घर का खर्चा ही इतना है। ऊपर से वो ऊपर वाला फ्लोर कब से खाली पड़ा है, धूल जमा हो रही है बस। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी, अगर हम उसे रेंट पर दे दे तो अच्छी खासी साइड इनकम हो जाएगी। कम से कम मेरी शॉपिंग, मेरा मतलब है घर के छोटे मोटे खर्चे तो निकल ही जाएंगे। बात तो सही है काजल, मैंने ब्रोकर को बोल रखा है पर कोई ढंग का टेनेंट मिल ही नहीं रहा। कोई कहता है किराया ज्यादा है, किसी को पसंद नहीं आता। पापा अब थोड़ा रेंट कम कर दो ना, खाली रखने से तो अच्छा है कुछ तो है। अरे रेंट कम कैसे कर दो, प्राइम लोकेशन है अपनी, मार्केट पास है, मेट्रो पास है, सस्ते में क्यों दो? हमें थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। वैसे भी ऊपर का रास्ता अलग है, हमारा उनसे क्या लेना देना, बस रेंट टाइम पर आ जाए। एक्जेक्टली। अभी सब बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। काजल ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी थी और आंखों पर डार्क सनग्लासेस थे। वो दिखने में किसी बाउंसर या विलन जैसा लग रहा था। जी, किससे मिलना है? मकान मालिक से, रेंट के लिए। जी भाई साहब आइए ना, अंदर आइए। अब रॉकी अंदर आता है। वो बिना किसी को नमस्ते किए सीधा सोफे के सामने खड़ा हो जाता है। बैठिए ना। वो आप कमरे के लिए आए हैं? मुझे बैठने का शौक नहीं है, काम की बात करते हैं। मुझे आपको ऊपर वाला कमरा चाहिए 1 महीने के लिए। सिर्फ 1 महीने? सर हम तो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे थे, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है कम से कम। रॉकी पॉकेट से पैसे निकालकर देते हुए कहता है, ये 50,000 है एडवांस, रेंट का डबल है। 1 महीना रहूंगा फिर चला जाऊंगा, बिजली पानी सब इसमें कवर हो जाएगा, मंजूर है? बाकी बचे पैसे मुझे जाते वक्त दे देना। पैसों की गड्डी देखकर केदारनाथ की आंखें चमक उठी। किराया, वो भी एडवांस में? अब तक लालच ने डर को दबा दिया था। अरे 50,000, ये तो बहुत है। मेरा मतलब है ठीक है, हमें मंजूर है। आपका जो भी होगा काट कर हम आपको दे देंगे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है और करते क्या हो? फैमिली है या अकेले हो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए? नाम रॉकी हूँ, अकेला हूँ और क्या करता हूँ ये ना पूछो तो बेहतर है। मेरी सिर्फ एक शर्त है। जी, कैसी शर्त? प्राइवेसी। मैं जब तक ऊपर रहूंगा मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, न सफाई के लिए न हालचाल पूछने के लिए। मैं अपने कमरे में क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, क्या लाता हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रॉकी की बात सुनकर काजल थोड़ा घबरा गई। उसने केदारनाथ से कहा, पापा जी ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हमें आईडी प्रूफ वगैरह ले लेना चाहिए। ये लो आईडी, ये लो कैश, दो मुझे चाबी, मुझे अभी शिफ्ट होना है, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। अरे काजल क्या पूछताछ कर रही हो, जेंटलमैन है, बस शांति चाहते हैं। आजकल के क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं। ये लीजिए चाबी भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए, ऊपर कोई नहीं आएगा। हम तो वैसे भी अपने काम में बिजी रहते हैं। गुड, याद रखना कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ऐसा कहकर रॉकी ने अपना भारी बैग उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तब रवि ने केदारनाथ से कहा, पापा ये आदमी डेंजरस लग रहा है, आपने हाँ क्यों कर दी? अरे बेटा 50,000 के लिए तो मैं भूत को भी कमरा दे दूं। 1 महीने की तो बात है, वो अपने कमरे में रहे, हम अपने, हमें क्या। चल तेरी कार की डाउन पेमेंट का जुगाड़ हो गया। अब रात हो चुकी थी। केदारनाथ ने पूरे परिवार के साथ डिनर किया, फिर सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कमरे में जाकर रवि लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, तभी काजल ने उसे कहा, रवि मुझे ना ये रॉकी बिल्कुल ठीक नहीं लगा। आपने देखा उसका एटीट्यूड? और वो बैग कितना भारी था, पता नहीं क्या था उसमें। काजल तुम क्राइम पेट्रोल देखना बंद कर दो। अरे जिम का सामान होगा, बॉडी बिल्डर टाइप लगता है वो, प्रोटीन के डब्बे होंगे, तुम बस रिलैक्स करो। नहीं रवि, मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है। उसने काला चश्मा क्यों पहना था शाम को? तभी अचानक ऊपर वाले फ्लोर से जोरदार आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर पटकी गई हो। अरे ये क्या था? कहा था ना मैंने, देखो ऊपर से ही आई है आवाज। तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई देती है। नहीं, छोड़ मुझे, कहा ना छोड़ मुझे। चीख इतनी भयानक थी कि काजल ने डरकर रवि को पकड़ लिया। ये तो किसी की चिल्लाने की आवाज है, जैसे कोई उसे मार रहा हो। रवि ये रॉकी खतरनाक है। रवि और काजल डरते डरते कमरे से बाहर निकलते हैं। हॉल में केदारनाथ और शर्मिला भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। सबके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। केदारनाथ जी सुना आपने, ऊपर कोई रो रहा है, बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। तभी फिर से चीखने की आवाज आती है।
हाँ सुना, पर रॉकी तो अकेला था ना, फिर ये दूसरी आवाज किसकी है? आज तो तुझे खत्म करके ही दम लूंगा, बहुत तड़पाया तूने मुझे, मर मर साले। इसके बाद फिर से कुछ टूटने की आवाज आती है। पापा उसने किसी को मार दिया शायद। मर साले बोला उसने, हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए। अरे पागल है क्या? उसने क्या बोला था, ऊपर कोई नहीं आएगा वरना अच्छा नहीं होगा। अगर वो सच में खूनी हुआ और हमने उसे देख लिया तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। एक काम करते हैं, आज रात इग्नोर करते हैं, कल सुबह पता लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ सब साथ में ही सो जाते हैं, साथ रहेंगे तो डर कम लगेगा। हाँ रवि बिल्कुल सही कह रहा है। अब परिवार डर के मारे एक दूसरे के पास सिमट गया। किसी ने भी उस रात चैन की नींद नहीं ली। अगले दिन सुबह काजल आंगन में तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी, तभी उसने देखा रॉकी कहीं बाहर से आ रहा है। उसने डरते डरते रॉकी से कहा, हाय रॉकी जी, सब ठीक है ना ऊपर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रॉकी रुकता है, धीरे से अपना सिर घुमाता है और अपने काले चश्मे के पीछे से काजल को घूरता है और आगे बढ़ जाता है। कितना रूड है, सीधा इग्नोर मार दिया, अजीब आदमी है। तभी गेट पर एक डिलीवरी बॉय बाइक रोकता है। उसके पास एक बड़ा सा प्लास्टिक का बैग है जो काफी भारी लग रहा था। मैडम ये रॉकी सर का पार्सल है। रॉकी ने जैसे ही आवाज सुनी वो लगभग दौड़ते हुए गेट पर आया। मैं रॉकी हूँ, पार्सल मुझे दो, किसी और को देने की जरूरत नहीं है। रॉकी ने वो भारी बैग एक हाथ से उठाया और जाने लगा। काजल को उस बैग से एक अजीब सी स्मेल आई। उफ, ये कैसी स्मेल है? जैसे कुछ सड़ रहा हो या कोई केमिकल। एक्सक्यूज मी, इसमें क्या है? स्मेल बहुत अजीब है। काम से काम रखो। ऐसा कहकर रॉकी ऊपर वाले कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। रवि जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, वो काजल के पास आकर बोलने लगा। क्या हुआ काजल, क्या था उस बैग में? पता नहीं, रवि पर बहुत भारी था, शेप भी अजीब सा था और उसमें से ना किसी मरे हुए जानवर जैसी बू आ रही थी, जिसे शायद केमिकल से छुपाया गया हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो बॉडी पार्ट्स तो नहीं थे। धीरे बोलो यार, ये बंदा सच में नॉर्मल नहीं है, हमें नजर रखनी होगी। रवि और काजल अब घर के अंदर आ चुके थे। दिन ऐसे ही दहशत में बीत गया। रात को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। प्लेटों में खाना है पर कोई नहीं खा रहा। सबका ध्यान छत की तरफ था। खाना ठंडा हो रहा है, खा लो, जो होगा देखा जाएगा। खाया ही नहीं जा रहा है जी, ऊपर इतनी खामोशी है कि डर लग रहा है। कल रात वाली चीखें मेरे कानों में गूंज रही है। तभी अचानक ऊपर से धम धम करके चलने की तेज आवाजें आती है। फिर रॉकी की डरावनी आवाज गूंजती है। बोला था ना भागने की कोशिश मत करना, अब तो गया। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा, एक एक बूंद नहीं छोड़ लूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुझे। आवाज सुनकर डर के मारे शर्मिला के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिर जाता है। रवि की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुनिए पापा, ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है, ये साइको है, पक्का सीरियल किलर है। हो सकता है फोन पर किसी को धमकी दे रहा हो, रिकवरी एजेंट हो शायद। पापा रिकवरी एजेंट खून पीने की बात नहीं करते। और वो हंसना, वो किसी शैतान की तरह हंस रहा था। और कल वो भारी बैग, रवि उस बैग में शायद कोई इंसान था जिससे आज ये। काजल आगे बोल पाती, तभी ऊपर से फिर से आवाज आती है, खच खच, जैसे कोई चाकू से कुछ काट रहा हो। हाय राम, ये तो काट रहा है किसी को। हमारे घर में कसाई खाना खोल लिया इसने जी, पुलिस को बुलाओ, पैसे भाड़ में जाए, जान बचानी है। नहीं अभी नहीं, अगर पुलिस आई और उसने सबूत छुपा दिए तो वो हम पर ही केस कर देगा। हमें रंगे हाथों पकड़ना होगा। कल रवि तो देखना। ऊपर से डरावनी आवाजें अब भी आ रही थी और नीचे खौफ से परिवार की भूख मर चुकी थी। वे अपने अपने कमरों में गए और जाकर दरवाजे लॉक कर लिए। अगले दिन भर कोई आवाज नहीं आई। शाम को काजल रॉकी के बारे में सोचते हुए खाना बना रही थी और गलती से सब्जी में उसने नमक की जगह चीनी डाल दी। इस पर शर्मिला उस पर भड़क उठी। काजल ये क्या किया? सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दी? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? दिन भर बस मोबाइल और वो ऊपर वाला रॉकी। घर के काम कौन देखेगा? मुझे नहीं पता, अब दोबारा बना। इतने साल हो गए खाना बनाते पर अकल नहीं है बिल्कुल। शर्मिला की तेज आवाज बाहर तक जा रही थी। तभी ठीक उसी वक्त अचानक रॉकी की दहाड़ती आवाज सुनाई दी। अरे बुढ़िया, बहुत शोर मचा रही है, बहुत जुबान चल रही तेरी। ये सुनकर शर्मिला एकदम चुप हो जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। रॉकी आगे कहता है, आज तेरा काम तमाम करना ही पड़ेगा। कल वाले का हाल देखा था ना, आज तेरी बारी है। बस 5 मिनट रुक, अभी आता हूँ तेरा खेल खत्म करने। अब तो शर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो थर थर कांपने लगती है।
काजल, उसने सुना, वो मुझे मारने आ रहा है, उसने मुझे बुढ़िया बोला, वो कह रहा है आज तेरी बारी है। मम्मी जी शांत हो जाइए, शायद वो किसी और से। अरे घर में और कौन बुढ़िया है, मैंने शोर मचाया और वो चिढ़ गया। उसने कहा था ना शांति चाहिए। हे भगवान, ये यमराज ऊपर बैठा है। काजल दरवाजा बंद कर कुंडी लगा, रवि को बोला, वो नीचे आ रहा है। शर्मिला भागकर हॉल में जाती है और सोफे के पीछे छुप जाती है। काजल भी डर के मारे किचन का दरवाजा लॉक कर देती है। अब तो रोज दहशत में ही उनके दिन कट रहे थे। एक दिन रवि ने हिम्मत जुटाई और वो हाथ में एक क्रिकेट बैट लेकर दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। चल रवि, आज तो पता करके ही रहूंगा। अगर ये कोई खूनी है तो पुलिस को सबूत देना पड़ेगा। रवि रॉकी के दरवाजे के पास पहुंचता है। दरवाजा अंदर से लॉक है। अंदर लाइट जल रही है। रवि झुककर की हॉल से झांकने की कोशिश करता है। उससे जो दिखता है उससे उसके पसीने छूट जाते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या? यहाँ तो जमीन पर खून फैला हुआ है। हे भगवान, तू ये रक्षा करना, ये तो किसी की लाश है जिसकी ये रॉकी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके हाथ में तो चाकू भी है। सफाई, पूरी सफाई करनी पड़ेगी, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। इस लाश के टुकड़े करके बैग में भर देता हूँ। अब तो रवि की सांस अटक जाती है। उसका पैर फिसलता है। बैट दीवार से टकराता है। आवाज सुनकर रॉकी तुरंत मुड़ता है। रवि बिना एक पल गंवाए उल्टे पैर लगभग लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे भागता है और घर में आकर ही रुकता है। पापा, मम्मी कंफर्म है, वो खूनी है। मैंने अभी देखा, फर्श पर खून फैला है। उसके हाथ में तो बड़ा चाकू था और वो लाश के टुकड़े करने की बात कर रहा था। हे भगवान, लाश? किसकी लाश? आपने देखा तो नहीं? ये तो पता नहीं, पर मैंने वहां देखा, वहां एक बॉडी पड़ी थी, शायद प्लास्टिक में लिपटी हुई। मैंने कहा था ना, वो तांत्रिक है, वो काला जादू कर रहा है, वो हम सबकी बलि चढ़ा देगा। केदार जी, अपना सुखा मोह छोड़ो, पुलिस को बुलाओ अभी के अभी। मम्मी जी सही कह रही है। मुझे तो ये अंडरवर्ल्ड का मामला लगता है। वो डॉन है। अगर उसे पता चला कि रवि ने देख लिया है तो वो नीचे आ जाएगा। अब तो केदारनाथ की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उसने फोन निकालते हुए कहा, हाँ, अब रिस्क नहीं ले सकते। जान बची तो लाखों पाए। मैं 100 नंबर मिला रहा हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, हमारे घर में एक कातिल छुपा है। ऊपर वाले कमरे में उसने लाशें बिछा रखी है, खून बह रहा है वहां, जल्दी आइए वरना वो हमें मार देगा। थोड़ी देर में पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए आ गई और इंस्पेक्टर शिंदे अपनी टीम के साथ अंदर आए। परिवार उन्हें सीढ़ियों के पास ही खड़ा मिल गया। कहाँ है वो? अपने लाश देगी? सर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर। मैंने अपनी आंखों से देखा, फर्श पर खून, हाथ में चाकू, और वो बॉडी बैग में डाल रहा था। वो बहुत डेंजरस है सर, उसके पास हथियार भी हो सकते हैं। साहब, वो तो मुझे मारने की धमकी दे रहा था, कह रहा था बुढ़िया तेरा नंबर है आज। पटेल, गन लोड कर लो, ये सीरियस मामला लग रहा है। आप लोग यहीं रुको, हम ऊपर जा रहे हैं। अब पुलिस वाले दबे पांव बंदूकों के साथ सीढ़ियां चढ़ते हैं। पुलिस रॉकी के कमरे के बाहर पहुंच गई। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। पुलिस, दरवाजा खोलो, हमें पता है तुम अंदर हो, सरेंडर कर दो। इंस्पेक्टर शिंदे के बोलने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। पटेल, तोड़ दो दरवाजा। 2 हवालदार मिलकर दरवाजे पर जोरदार धक्का मारते हैं। धड़ाम, कुंडी टूटती है, दरवाजा खुल जाता है। पुलिस बंदूकें तानकर अंदर घुसती है। हैंड्स अप, हिलना मत। कमरे का नजारा देखकर पुलिस और पीछे खड़ा परिवार हैरान रह जाता है। रॉकी बाथरूम से तौलिया लपेटे टूथब्रश मुंह में लिए बाहर निकलता है। वो एकदम नॉर्मल लग रहा है। कमरे में फर्श पर लाल पेंट का डिब्बा लुढ़का हुआ है। वो लाश असल में एक पुतला है जिसके हाथ पैर अलग किए हुए हैं, और वो चाकू एक थर्मोकॉल कटर है जो आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज होता है। दीवारों पर जगह जगह डायलॉग्स के चार्ट पेपर चिपके हैं। क्या हुआ? पुलिस, अरे सर, मैंने क्या किया? ये सब क्या है? लाश कहाँ है? खून कहाँ है? सर वो देखो, फर्श पर खून। अरे भाई, वो एक्रिलिक पेंट है, बस सेट डिजाइन कर रहा था, डिब्बा गिर गया। अब डर का माहौल शर्मिंदगी में बदल चुका था। रॉकी ने टी शर्ट पहन ली थी। सर, मैं एक एक्टर हूँ और पार्ट टाइम सेट डिजाइनर भी। मुझे एक बड़ी फिल्म में विलन का रोल मिला है, एक साइको किलर का। मेरे घर पर रिनोवेशन चल रहा था और वहां बहुत शोर था। मुझे रिहर्सल के लिए शांति चाहिए थी, इसलिए मैंने ये कमरा 1 महीने के लिए ले लिया। तो वो खून पी जाऊंगा वाली आवाज है? मैडम, ये डायलॉग्स है, मुझे तेज आवाज में प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि वॉइस मॉड्यूलेशन सही आए। अरे वो बुढ़िया तो मुझे ही कहा था ना। वो बुढ़िया वाला डायलॉग वो तो मेरे स्क्रिप्ट का हिस्सा है। सीन में मैं अपनी सौतेली माँ को धमका रहा था। आंटी जी, आपको क्या लगा मैं आपको बोल रहा हूँ? हाँ बेटा, वो उसी टाइम मैं नीचे चिल्ला रही थी तो लगा। और वो बॉडी जो तुम बोरे में लाए थे,
अरे कौन सी बॉडी, वो ये तो डमी है, शूटिंग के लिए चाहिए थे। मुझे इसे पेंट करके लाश जैसा लुक देना था, वही तो कर रहा था जब तुमने झांक कर देखा। कमाल करती हो केदार जी, किराएदार रखा और उसे आतंकवादी समझ लिया। कम से कम पूछ तो लेते एक बार, पुलिस का टाइम वेस्ट कर दिया। माफ कर दो साहब, वो इसकी हरकतों ने डरा दिया था। काला चश्मा, वो एटीट्यूड। काला चश्मा इसलिए क्योंकि मेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया था, लाइट चुभ रही थी, और एटीट्यूड वो तो कैरेक्टर में रहने के लिए था। मेथड एक्टिंग सर। चलो कोई क्राइम नहीं हुआ रॉकी भाई, अगली बार रिहर्सल थोड़ी धीमी आवाज में करना, वरना ये लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर शिंदे और पुलिस चली जाती है और घर वाले सिर झुकाए खड़े रहते हैं। वैसे अंकल जी एक्टिंग अच्छी थी ना मेरी, आप लोग सच में डर गए, मतलब मैं रोल के लिए तैयार हूँ। हाँ भैया, ऑस्कर मिलेगा तुझे, हमने तो यमराज समझ लिया था। सॉरी रॉकी जी, हमने बहुत गलत समझा। अरे कोई नहीं, मेरा महीना वैसे भी खत्म होने वाला है, शूटिंग परसों से है, पर अगली बार किसी को जज करने से पहले दरवाजा खटखटा लेना, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर रॉकी आंख मारता है और अपना गेट बंद कर लेता है। परिवार वाले एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपनी बेवकूफी पर हंसने लगते हैं।